नमस्कार, हेल्थनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। क्या कारण है? क्यों हमारे देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या लक्षण हैं इस बीमारी के और क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे और आपके मन में उठते रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से। डॉक्टर हरित चतुर्वेदी मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के चेयरमैन हैं। उन्होंने 2009 में यह संस्थान ज्वाइन किया और बहुत ही लगन से भारत के सबसे बड़े और बेहतरीन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम का निर्माण किया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे देश में कैंसर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई खास वजह? सो ओवरऑल आई वुड से कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक तो एज बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उसका भी बढ़ता है। खान पान और लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से बढ़ रहा है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की हैं तो उसकी वजह से पिकअप रेट इम्प्रूव किया है एंड उसका जो अगला फॉलोआउट हम लोग देखने वाले हैं कि थोड़ा अर्ली डिटेक्शन बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंसिडेंस बढ़ा है, नो डाउट। कुछ कैंसर्स बढ़े हैं, कुछ घटे भी हैं। बाय द वे, आपको आश्चर्य होगा जान के सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो गया है, जो इन्फेक्शन से होता था, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ा है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है, ओवरी कैंसर बढ़ गया है, कोलन कैंसर ऑन द राइज है। ओरल कैंसर्स में कमी नहीं हो रही है, जबकि वो भी कम होना चाहिए बिकॉज टोबैको रेगुलेशन बढ़ रहा है। सो देर आर पैटर्न्स, बट इफ़ आई हैव टू पॉइंट आउट फ्यू कॉजेज, एक इज़ वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ गोइंग अप एंड सेकेंड इज़ दैट ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत आए हैं, जिसमें लोगों का वेट गेन बढ़ा है, फैट कंजम्पशन बढ़ा है, डिलेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं और हम लोग सबका खान पान में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट बढ़ रही है और हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो कम हो रहा है। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। आपने कहा डॉक्टर साहब कि कई कैंसर्स के मामले कम भी हो रहे हैं। ब्लड कैंसर्स के मामले क्या आंकड़े हो रहे हैं? ब्लड कैंसर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, बट ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि लगभग जैसा था वैसे ही, ज़्यादा चेंज नहीं है उसके ट्रेंड में, बट उसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैंसर होते हैं? सो एक्सटर्नल से भी आपका शायद मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो भी है, तो जैसे पॉल्यूशन है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स। एक्सपोजर टू सन है, इन डिसप्रपोर्शनेट एक्सपोजर, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि सन बेदिंग एंड ऑल दैट, उसमें स्किन कैंसर्स बढ़ जाते हैं। बट ओवरऑल इंडस्ट्रियल टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनका रोल है। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल, उस पर्सन में खान पान इज ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। टोबैको इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, सो दोज थिंग्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो जहाँ टोबैको कंजम्पशन बढ़ता है, ओरल कैंसर, लंग कैंसर बढ़ जाता है। और खान पान से डाइट एसोसिएशन कम से कम 10 तरह के कैंसर्स का है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी है, कोलन है, जी जंक्शन है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका जहाँ फैट कंजम्पशन बढ़ा, डाइट में फाइबर कंटेंट कम हुआ, वहाँ पे इंसिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है इसमें ट्रेंड बढ़ने का। डॉक्टर साहब, कैंसर की शुरुआत होती कैसे है? क्या मरीज को शुरू में आभास हो पाता है? अगर बायोलॉजिकल लेवल बोले तो हर पर्सन के शरीर में कुछ कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं और कैंसर उसमें बन रहा होता है, लेकिन हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम उसको एलिमिनेट करता रहता है। एक क्रिटिकल मास आता है जबकि वो पॉइंट आता है जब वो कैंसर के सेल्स को रोक नहीं पाता इम्यून सिस्टम या बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को जो दिखता है उसकी बात करें तो हर चीज़ जो है धीमे धीमे बढ़ती है। कैंसर के सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वो यूनिक नहीं होते हैं। कैंसर जैसे बाकी बीमारियां वैसे कैंसर है सिम्टम वाइज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें मुंह में छाले का, तो हम सबको पता है कि मुंह में ज़्यादातर छाले जो हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप हील हो जाते हैं। लेकिन कैंसर का छाला भी शुरुआत में वैसा ही लगता है। वो बात और है कि वो 2 महीने 3 महीने एक बार वो अपने को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। 6 महीने में वो सेकेंड या थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। सो पॉइंट इज दैट जो हम सिम्टम्स पकड़ते हैं उसमें जितना कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण जो 2 से 3 हफ्ते के बियॉन्ड रह जाए, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और प्रेफरेबली अगर जब बायोप्सी की हो तो बायोप्सी होनी चाहिए, पर डॉक्टर से स्पेसिफिकली कैंसर को लेके एलिमिनेट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने मुंह के छाले का एग्जांपल दिया, जैसे ब्रेस्ट में लंप होता है ना, हर लंप शुरू में मोबाइल होता है, ठीक है ना। प्राय हम लोग देखते हैं कि इज अ टेंडेंसी कि अच्छा मोबाइल लंप है तो बिनाइन होगा, फाइब्रोइडोमा होगा। ऐसा नहीं है। कैंसर का भी ब्रेस्ट लंप शुरू में मोबाइल होता है,
और जब तक वो पकड़ में आता है या लोग जांच कराते हैं और सोचते हैं पहले बिनाइन है, जब तक वो बगल में गांठ ना आ जाए, फिक्स ना हो जाए, तब तक जांच नहीं कराते हैं। सो हर एरिया में, चाहे वो मोशन में ब्लड आना है, जैसे लैट्रिन में ब्लड आ गया, तो अब वो ब्लड आए, लोग कहते हैं पाइल्स है। पाइल्स नहीं है, पाइल्स इज द डायग्नोसिस। ब्लड आया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात भी सही है कि 10 में से 8 बार वो पाइल्स हो सकता है, लेकिन जो 2 बार कैंसर है उसमें डिले हो जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज, कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम, कोई भी साधारण सी दिखने वाली चीज़, अगर उसमें 3 हफ्ते से वो चीज़ चल रही है या उसके 2-3 एपिसोड्स हो गए, तो प्लीज़ डिले मत करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और मेक श्योर करें कि कैंसर तो नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या कैंसर जेनेटिक है? तो 5-7% कैंसर का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो इसमें मैं ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा कि 93 to 95% कैंसर जेनेटिक नहीं है ना। लेकिन ये बात भी है कि कुछ चीज़ें हैं जो जेनेटिकली प्रूवन है कि वो होती हैं, तो हम लोग पेशेंट की जांच कराते हैं कि भाई ये अलग कैंसर है, ये जीन अगर है तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें आपकी फैमिली को रिस्क क्या है और उसके लिए क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर है, अब ब्रेका जीन से एसोसिएशन है, लेकिन 96-97% वीमेन जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है उनकी वो जीन नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती। तो इसलिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी में कैंसर सोचे तो हम पहले जेनेटिक पूल की बात करें। हम पहले बात करें कि बेसिक डायग्नोज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किस में एलिजिबिलिटी है टू चेक कि भैया इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, जो जर्म लाइन म्यूटेशन बोलते हैं हुआ है कि नहीं। अगर वो म्यूटेशन हुआ है तो उनके फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल सेट हो जाना चाहिए। जैसे कोलन कैंसर है, ओवरी के कैंसर में है, कुछ पैनक्रियास और प्रोस्टेट कैंसर में भी है। तो हर जगह कुछ पॉपुलेशन है, बट नहीं कहीं भी 7% से ऊपर नहीं, यानी कि 93% लोग नॉन जेनेटिक या नॉन म्यूटेशन वाले हैं। तो जो 7% जेनेटिक हैं, उनमें से किस तरह के कैंसर ज्यादा, कोई स्टडी हुई है? तो वही मैं जो आपको बताया था कि ब्रेस्ट, ओवरी, कोलन, पैनक्रियास, एंडोमेट्रियम, अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स हैं जिसमें ये देखा जाता है। डॉक्टर साहब, जीन म्यूटेशंस क्या है, किस तरह होता है? सो जैसे हम लोग जब एक जाइगोट से जब बच्चा बनता है और फिर वो बाहर हम लोग ग्रो करते हैं, बच्चे 1 माह से 6 मास, 1 साल जैसे तो ग्रो करते जाते हैं, हर लेवल पे सेल की ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे ये होता जाता है, जब सेल्स डिवाइड करते हैं, किसी एक जगह पे एरर हो गया, वो जेनेटिक की जो नॉर्मल डिवीजन है उससे ना होकर एबनॉर्मल म्यूटेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, तो दैट इज़ अ म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन जिसको जर्म लाइन म्यूटेशन बोलते हैं, वो फैमिलीज में चलते हैं, उसको हेरिडिटरी कहते हैं। कुछ होते हैं जो जर्म लाइन नहीं होते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि ट्यूमर में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर डिसप्रपोर्शनेटली ग्रो कर जाता है। इनफैक्ट अभी उसके बेसिस पे बहुत सारी ट्रीटमेंट टेक्निक्स भी आ गई हैं। तो वो म्यूटेशन की चेकिंग होती है ट्यूमर की बायोप्सी से, टिश्यू से, और अगर उसमें कोई ऐसा म्यूटेशन जो ठीक किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो उससे इम्प्रूवमेंट इन आउटकम्स भी बहुत हुआ है। डॉक्टर, कैंसर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस का क्या मतलब होता है? सो स्टेजिंग ऑफ कैंसर का जो मेन रीज़न है वो है टू हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सचेंज नोट्स। हम आपस में बात कर पाएँ कि हमारे स्टेज 1 ओरल कैंसर ऐसे जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान भी होता है, स्टेज 2 का ये होता है, उसमें आपके आउटकम्स कंपेयर करना, नई चीज़ें, इंटरवेंशंस इंक्लूड करना। तो अगर हम ले पर्सन को समझाते हैं स्टेजिंग क्या होता है, तो हम कहते हैं स्टेज 1 इज़ अर्ली कैंसर, स्टेज 2 इज़ probably not so early but still localized. Stage 3 is also generally localized but advanced. और stage 4 is metastatic, कि फैल चुका है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है स्टेजिंग का। अब चाहे आप ओरल कैंसर में लगाएं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर में लगाएं, चाहे कोलन में लगाएं, चाहे लंग कैंसर में लगाएं, सब जगह लगाएं, बेसिक प्रेमाइस यही है। नाउ मैं जब लोगों को समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि डोंट लुक एट स्टेज अलोन, ट्यूमर बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ द ट्यूमर का बायोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेज 4 ऑफ 2 कैंसर्स में है वेरी डिफरेंट आउटकम्स, एंड स्टेज 2 ऑफ 2 कैंसर्स सो कॉल्ड सिमिलर लुकिंग कैंसर्स कैन हैव वेरी डिफरेंट आउटकम, बिकॉज एक की बायोलॉजी एग्रेसिव है, उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करो तब भी आउटकम पूरा है, एक में ट्यूमर बायोलॉजी अच्छी है, लेस एग्रेसिव ट्यूमर है, आप छोटा ट्रीटमेंट करो तब भी अच्छे आउटकम्स हैं। तो इन दोनों के बीच में चलना होता है। हमने ये भी देखा है, कई केसेस में देखा, लोगों से सुनता हुई है कि जब मरीज को पता चलता है कि उनको कैंसर है, तो उन्हें ये बताया जाता है कि आपका एडवांस स्टेज है, तो 3rd स्टेज में या बताया नहीं जाता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज में लोग रिपोर्ट करते हैं,
उसकी मेन वजह हमें लगता है वो यही है कि हम पहले साधारण समस्या समझते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि हर 2 से 3 महीने में स्टेज माइग्रेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आज कोई लक्षण हुआ और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने 2 महीने से वेट किया, जब हम जाएंगे डॉक्टर तो स्टेज 2 या 2 में आ जा चुका होगा। अगर वही डिले कर दिया 4 महीने तो स्टेज 3 में जा चुका होगा। थोड़ा सिंपलिस्टिक है एक्सप्लेनेशन, बट समझने के लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी चेक कराएंगे उतना अच्छा आउटकम है, उतने कम इंटरवेंशन होंगे, उतनी अर्ली स्टेज में पकड़ में जाए। सो एवरेज टाइम व्हेन अ पेशेंट रीचेज अ स्पेशलिस्ट वो है भी 4-5 महीने का। वो 4-5 महीने में स्टेज 2 और 3 पहुंच चुके होते हैं। सर गांठ को और छालों को छोड़ दीजिए तो बाकी मामलों में क्या सिम्टम्स हैं? लोगों को कैसे पता चला कि उनकी जो बीमारी है वो मामूली है? फिजिशियन के पास वो जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं, उनको कैसे पता चले कि ये मामूली बीमारी नहीं है, कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? कैंसर के लक्षण यूनिक नहीं है, कोई ऐसे लक्षण नहीं है जो कैंसर के लक्षण होते हैं। जैसे लोग कहते हैं वेट लॉस कैंसर का लक्षण है, वेट लॉस कैंसर का नहीं है, वेट लॉस एडवांस कैंसर का है, मेटास्टेटिक कैंसर का है। अर्ली स्टेज में सारे कैंसर और बिनाइन कंडीशन एक सी लगती है, चाहे मुंह में छाला हो, चाहे ब्रेस्ट में गांठ हो, चाहे कोलन में कोई सिंगल एपिसोड ऑफ ब्लड आया हो रेक्टम में। ये डोंट वेट कि अभी तो एक बार हुआ है, कोई इन्फेक्शन होगा या डायरिया हो गया होगा, आप जांच करा लीजिए, है ना। चाहे पेशाब में खून आ गया हो, चाहे स्किन पे कहीं अल्सर हो, या कोई गांठ फील पेट में एब्डोमेन में फील हो रहा हो, कहीं कोई भी स्वेलिंग या लंप या अल्सर या डिस्चार्ज है तो इट शुड बी रूल्ड आउट कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। क्या कैंसर पूरी तरह से क्यूरेबल है? अर्ली स्टेज कैंसर इज ऑलमोस्ट क्यूरेबल। अगर मैं एग्जांपल लेते चलूँ, चाहे ओरल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोलन कैंसर हो, चाहे गैस्ट्रिक कैंसर हो, स्टेज 1 वाले जितने हैं उन सबका क्योर रेट रेंज करता है एनीथिंग बिटवीन 85 to 100%। तो बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं कि क्योरेबल है अर्ली स्टेज कैंसर। मैं तो ये भी कहूँगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल। तंबाकू का परहेज, खान पान में इम्प्रूवमेंट, जो आपने शुरू में पूछा फैक्टर्स और क्यों होता है कैंसर, अगर हम उन पर फोकस करें कि खान पान और तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन, तो इन सब चीज़ों के कंट्रोल से 50% कैंसर कंट्रोल हो जाए। और रिमेनिंग जो 50% है उसमें से करीब 30% ऐसा है जो या तो स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हो सकता है या अवेयरनेस से डिटेक्ट हो सकता है। यानी कि जो हमारी लड़ाई है कैंसर की, वो अगर 80% हमारा क्योरेबल स्टेज में चला गया या प्रिवेंटिव स्टेज चला गया तो वो घट के 1/5 रह जाएगी, 20% लड़ाई रह जाएगी जो एडवांस कैंसर है, जिसके पास अभी भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है अर्ली पिकअप का। हालांकि बहुत रिसर्च चल रही है उस दिशा में, बट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बात भी कही जाती है कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है जो कि लंबा भी चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या है साइड इफेक्ट्स? मैं ये कहूँगा कि हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट फोकस करते हैं। ये जानलेवा, एक तरह से जानलेवा बीमारी है, और इसके जो ट्रीटमेंट प्लान है, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो कीमो है, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे वो सारी मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल है, अगर आप देखें तो अर्ली स्टेज में कम से कम यूज़ होता है और कम से कम साइड इफेक्ट्स है। जैसे जैसे एडवांस स्टेज आती है साइड इफेक्ट्स थोड़े बढ़ते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है और आउटकम पूरा हो जाता है। सो हर चीज़ के अलग साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें तो जैसे ब्रेस्ट सर्जरी हुई या हेड नेक सर्जरी हुई तो शोल्डर मोबिलिटी में चैलेंज आता है थोड़ा, बिकॉज जो डिसेक्शन होता है उसमें जितनी नर्व्स हैं बेयर हो जाती है। जब बेयर हो जाती हैं तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट, टिंगलिंग, नमनेस, पेन, इससे चीज़ें होती हैं। कीमोथेरेपी की बात करें तो बाल का गिरना या काउंट्स लो होना या इम्यूनिटी लो होना, ये सब चीज़ें हैं। या रेडिएशन की बात करें तो लोकल ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर सेल्फ लिमिटिंग एंड ओनली फॉर दैट पीरियड व्हेन द ट्रीटमेंट हैपेंस। बियॉन्ड दैट वो ठीक ठाक चलता है। तो ट्रीटमेंट में क्या कोई रिस्क होता है? बिल्कुल होता है। तो ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रीटिंग टीम के साथ लगातार एंगेज रहें उनको, और यू नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द ट्रीटिंग साइड। बिकॉज जब काउंट्स लो होंगे तो इन्फेक्शन ना हो, कुछ और होगा तो उस समय सर्जरी है तो उस समय केयर करना है, कैसे फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन कराना है, वूंड कैसा है, थिंग्स लाइक दैट। सो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं एंड दे नीड सपोर्ट एंड केयर, बट लार्जली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर मैनेजेबल एंड दे शुड नॉट बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, सेल्फ लिमिटिंग। तो इस रिस्क को किस तरह के फैक्टर्स और बढ़ाते हैं? सो अगर आप कंटिन्यू टू स्मोक, या अगर आप डायबिटिक हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, या खान पान में कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जो डॉक्टरों की एडवाइस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा।
डॉक्टर साहब, एक बात हम और सुनने को हमें मिलता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है हिंदुस्तान में जितने कि लोग विदेश चले जाते हैं इलाज कराने। क्या ये सही है कि हमारे देश में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है? तो आज की तारीख में जब हम लोग सब कुछ गूगल करके और सब तरीके से चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या सुविधा अवेलेबल है, मैं यही कह सकता हूँ कि लगभग हर क्षेत्र में हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ है कंपेरेबल टू द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। जो मिसिंग है प्रॉब्ली वो है रिसर्च पीस मिसिंग है कि जहाँ वहाँ कटिंग रिसर्च हो रही है वहाँ पे हम लोग नहीं है। हैविंग सेड दैट, जो एक्सेस है ट्रीटमेंट का, अगर हम देखें टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में और रिमोट सर्कल है, वो पुअर है। बट मुझे लगता है कि पिछले 8-10 साल में गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत काम किया। जैसे भी हमने सुना आसाम में 8 कैंसर सेंटर्स एक साथ शुरू हुए, वो पूरी एक चेन है, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, टर्शियरी सेंटर। तो इस तरह के मॉडल्स पे भी काम चल रहा है और लिंकिंग बहुत हो रही है। लोग आजकल वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, अपने घर में बैठ के सॉफ्टवेयर की मदद से और बेस्ट सेंटर्स पे ओपिनियन ले सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, सो दैट दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर टाइम अप्रोप्रिएटली। फॉर्चुनेटली इवन मैं देखता हूँ जो टियर 1, टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ भी नए नए सेंटर्स आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ट्रेन मैन पावर निकल रही है। So overall, there's a sense of optimism which I am seeing, and I think as we connect all these dots, access will get better and better addressed. क्या इस बीमारी का, कैंसर का, कोई सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी है, कोई उससे रिलेशन? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। So अगर आप देखो तो हर कैंसर का एक पैटर्न है। जैसे मैंने कहा ओवरी और यूट्राइन कैंसर, वो जो है हायर सोशियोइकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोअर। सर्वाइकल कैंसर लोअर में ज़्यादा होता था, ओरल कैंसर्स लोअर में ज़्यादा होते हैं। सो देर आर सर्टन फैक्टर्स एंड दीज आर लाइटली लिंक्ड विद योर एडिक्शंस एंड लाइफस्टाइल। दिस हैज नथिंग एल्स टू डू। द कैंसर डजंट नो योर इकोनॉमिक स्टेटस, बट दैट नोज हाउ यू ईट एंड हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू वर्क। तो उससे वो इवॉल्व होती है चीज़ें। जैसे आपने बताया कि कुछ हाई सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं, कुछ कितने ऐसे इस तरह के मामले हैं जो हाई सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं और लोअर क्लास में? ओवरी, एंडोमेट्रियम, कोलन, ये सब जो है ना फैट कंजम्पशन रिलेटेड है। जहाँ पे डाइट में फैट ज़्यादा होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। क्या कैंसर डिटेक्शन के मामले भी बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े। अगर जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं फॉर डिटेक्शन, फॉर बायोप्सी, फॉर स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, एवरीथिंग, तो बिल्कुल बढ़ा। और वो भी बढ़ा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, बायोप्सी का, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स बढ़े हैं। तो सब तरीके से अगर देखें तो ओवरऑल हर दिशा में कुछ ना कुछ कदम लिए गए हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैंसर पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब क्या कोई खास डाइट प्लान होता है, आप लोग बताते हैं? मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो ये कि डाइट अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और अपना फैट कंजम्पशन कम रखिए। ये 2 चीज़ें, ये तो खाने के लिए। जो दूसरा एक और चीज़ है वो एक्सरसाइज वाला पार्ट, हम उसको भी रेगुलरली परस्यू करें। तो अगर पर डे आपकी 40 मिनट्स की एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग है या ट्रेडमिल है या वेट लिफ्टिंग है, जो भी आप अच्छी एक्सरसाइज करो, तो दैट इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ योर फिटनेस लेवल एंड इट हैज़ अ प्रिवेंटिव रोल ऑल्सो। कोविड के समय में पिछले 2 साल से और कैंसर के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा होगा। आप अपने अनुभव से बताइए, क्या कैंसर पेशेंट के लिए क्या चुनौतियां रही इस कोविड के दौरान? सो हर लेवल में चुनौती आई है, फ्रॉम रीचिंग द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस, reaching their GP for diagnosis, then reaching the hospital to reach a specialist, then to get the treatment done without any interruption was also very difficult. And this fear कि अभी कोविड हुआ, तभी कोविड हुआ, घर वालों को हो गया, इनको हो गया, उस चक्कर में लोग आते नहीं थे, कम होता था। कितने सारे लोगों के ऑन ट्रीटमेंट इंटरप्शंस हुए हैं, कीमोथेरेपी चल रही थी रुक गया, रेडिएशन चल रहा था रुक गया। इवन जब ट्रीटमेंट चल रहा है, कोविड इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनली हुए और उसका भी अपना इम्पैक्ट हुआ। मुझे बस 2 पॉजिटिव फॉलोआउट दिखते हैं। एक तो ये कि डिजिटल का यूसेज बहुत बढ़ गया है, तो इससे एक्सेस में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और नंबर 2, जो कोविड के चक्कर में CT स्कैन वगैरह हुए, उसमें बहुत सारे लंग कैंसर रिलेटिवली अर्ली डिटेक्ट हुए, जबकि लंग कैंसर टिपिकली स्टेज 4 में पकड़ में आता है 90% लोगों में। बट इस दौरान वो पिकअप रेट अर्ली स्टेज का बढ़ गया, बिकॉज कोविड के लिए लोगों की बहुत सारी CT स्कैन हुए, उससे पता चला। यही हुआ कि कोविड से मरने वालों में कैंसर पेशेंट की संख्या भी ज़्यादा रही? ये डेटा मेरे पास हार्डकोर नहीं है, बट ये मैं फ्रॉम एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली अगर कोविड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को होगा तो उसका आउटकम पुअर होगा। बट जो लोग ठीक हो गए हैं कैंसर से, उनमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता। ये जिंदगी भर कोई लो इम्यूनिटी नहीं चलती है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही होता है। वंस यू आर आउट ऑफ इट, यू आर आउट ऑफ इट। सब कैंसर को लेकर जो पॉलिसी है हमारी सरकार की पॉलिसी देश में,
क्या पर्याप्त है या बदलाव की जरूरत है? अब आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करें तो मुझे नहीं पता है। जो ओवरऑल स्क्रीनिंग के लिए अभी 2-3 चीज़ों में काम हो रहा है। ICMR इज ऑल्सो वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कैसे हम लोग स्क्रीनिंग को मास पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग ट्रेड मैन पावर नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। जो इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज़ हैं टोबैको के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी वी आर अमंग्स दी बेटर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जो WHO का फ्रेमवर्क है, टोबैको कंट्रोल फ्रेमवर्क, उसके ऊपर हम लोग का अच्छा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। वी आर क्वाइट अहेड ऑन दैट और हमारी अवेयरनेस लेवल सब पे बहुत काम हुआ है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे ज़्यादा काम नहीं है। जो हमारे ट्रीटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट वही है, दे आर लिमिटेड टू मेट्रोज एंड Tier 1 सिटीज़। अब हमारा टाइम आ गया हम Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ पे जाएँ जहाँ पे पॉपुलेशन बेस कम है, इकोनॉमिक उतना वो नहीं है। प्रॉब्ली वहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होगा तो बहुत अच्छा होगा। नई चीज़ें करने में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्क्रीनिंग सेंटर बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज से लिंक कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कैंसर पेशेंट वहाँ भी आ रहा है और उनसे कंटिन्यूस एक्सचेंज से अर्ली पिकअप रेट बढ़ जाएगा और आउटकम्स बेटर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये मानते हैं आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत और दवाओं की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत, मतलब मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि कैंसर ट्रीटमेंट में पिछले 15 साल में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से अब सडनली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग शुरू हो गई है और म्यूटेशंस पता चलने लग गए हैं, तो अब हम सिंपल दवाओं से बड़ा एडवांस स्टेज कैंसर भी ट्रीट कर पा रहे हैं। एक तो ये है, तो मेरा तो ये भी एक्सपेक्टेशन और सजेशन है कि हमारी भारत सरकार अगर रिसर्च में ज़्यादा पैसा लगाए तो प्रॉब्ली हम लोग पूरी दुनिया का भला कर पाएंगे, क्योंकि लो कॉस्ट ट्रीटमेंट आउटकम्स अगर निकलेंगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा इसके बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हमसे बात करने। आज का हेल्थनामा आपके लिए बहुत काम का है, ये हमारी उम्मीद है। किसी भी मामूली बीमारी को हल्के में ना लें और समय पर इलाज कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें, खासकर तब जब बीमारी ठीक होने में ज़्यादा समय ले रही हो। नमस्कार।